5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। जाहिर है चुनावों में सियासी लड़ाई चरम पर है, लेकिन 21 नवंबर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की एक कार्रवाई सियासी लड़ाई को तीखे मोड़ पर लेकर आ गई है। ईडी ने मंगलवार को यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया लिमिटेड की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। ये संपत्ति दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में है। अब इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस बहुत गुस्से में है, भड़क गई है। कांग्रेस का आरोप है कि 5 राज्यों में बीजेपी की संभावित हार की बौखलाहट में केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को मैदान में उतार देते हैं। और इससे पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि जो 2 बचे हुए चुनाव हैं, तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूद है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं। अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। कार्रवाई हुई यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पर, लेकिन नाराज कांग्रेस हो रही है। ये क्या कनेक्शन है? ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। दरअसल कांग्रेस की नाराजगी की वजह है यंग इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स हैं कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बराबर के यानी 38% शेयर होल्डर्स हैं, जबकि 12% शेयर्स मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। अब वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस की मृत्यु हो चुकी है, यानी यंग इंडिया कंपनी पर अब गांधी परिवार के 2 नेताओं का कंट्रोल है और इसीलिए कांग्रेस यंग इंडिया पर कार्रवाई से खफा है। लेकिन दूसरा सवाल है कि आखिर ये कार्रवाई हुई क्यों? दरअसल एक अखबार हुआ करता था, नेशनल हेराल्ड। इस अखबार की शुरुआत 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। अखबार को चलाने के लिए एक कंपनी भी बाकायदा बनाई गई थी जिसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल। तब इस अखबार के माध्यम से नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की मुखालिफत किया करते थे। देश जब आजाद हुआ तो एजेएल को अखबार चलाने के लिए कई शहरों में जमीनें दे दी गई और उन्हीं जमीनों पर बिल्डिंग बनाकर उसके किराए से अखबार का संचालन होता था। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी बना दिया गया, यानी वो कंपनी जो फायदे के लिए व्यापार नहीं करती। और इसी कारण कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत एजेएल को टैक्स में भी छूट मिल गई। लेकिन ये सब जब हो रहा था तब कंपनी में नेहरू के साथ 5000 शेयर होल्डर्स हुआ करते थे। धीरे धीरे इनमें से कई लोगों का निधन हो गया और साल 2010 आते आते इस कंपनी में सिर्फ 1000 शेयर होल्डर्स रह गए 5 में से, जो ज्यादातर कांग्रेस से जुड़ाव रखने वाले लोग थे। लेकिन जो कार्रवाई कल हुई उसकी वजह 2010 की एक घटना है। अब वो क्या है? 2010 आते आते नेशनल हेराल्ड और एजेएल घाटे में चले गए। एजेएल पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। यह कर्ज एजेएल ने कांग्रेस पार्टी से लिया था। भारी कर्ज की वजह से 2008 से ही एजेएल ने नेशनल हेराल्ड सहित अपने सभी अखबारों का प्रकाशन पब्लिकेशन बंद कर दिया। एजेएल पर कर्ज तो 90 करोड़ रुपए का हो गया था, लेकिन अलग अलग शहरों में जो एजेएल कंपनी के पास प्रॉपर्टी थी उसका मूल्यांकन लगभग 2000 करोड़ के आसपास था। लेकिन तभी एक और कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे। 2010 में यंग इंडिया ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। बदले में एजेएल को 50 लाख रुपए दिए गए, यानी 90 करोड़ के कर्ज और 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख रुपए में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अधिग्रहित कर दिया। 90 जो करोड़ है उसका तो कर्ज था, उस कर्ज की चुकाएगी के लिए 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो यंग इंडिया को दी गई और यंग इंडिया ने इसके बदले में 50 लाख रुपए दिए। किसे? एजेएल को।
तो एजेएल को ये 50 लाख रुपए भी यंग इंडिया ने जो दिए थे वो मिले थे कांग्रेस पार्टी से। मतलब कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को 50 लाख रुपए दिए, फिर ये 50 लाख रुपए एजेएल के पास गए। यंग इंडिया के हिस्से में 90 करोड़ के कर्ज के साथ 2000 करोड़ की संपत्ति भी आ गई। ये 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडिया को कांग्रेस पार्टी को चुकाना था, लेकिन एजेएल के अधिग्रहण के बाद कांग्रेस ने यंग इंडिया का 90 करोड़ का जो कर्ज है वो माफ कर दिया। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो एजेएल ने कर्ज लिया कांग्रेस से, उस कर्ज को चुकाने के लिए एजेएल को खरीदा कांग्रेस के 4 नेताओं की कंपनी ने, और कंपनी को खरीदने के लिए पैसे लिए गए कांग्रेस पार्टी से, और बाद में कांग्रेस ने यह कर्ज माफ भी कर दिया। आप समझ रहे हैं? मतलब एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। अब एक बेटे ने पिता से कर्ज लिया और वो जो कर्ज है पिता ने इस बेटे को ना देकर दूसरे बेटे को दिया। आप समझ रहे हैं? मैं दोबारा बताती हूँ भाई, एक पिता है, 2 बेटे हैं। एक पिता के ऊपर, और बड़ा और छोटा बेटा कर लेते, तो छोटे बेटे के ऊपर जो है 90 करोड़ रुपए का कर्ज है, और पिता ने जो है वो कर्ज दिया हुआ है। अब बड़े बेटे को पिता ने कहा कि ठीक है, तुम ये कर्ज जो है अपने सर पर ले लो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, तुम ये पैसे उसे दे दो। और इस बड़े बेटे ने क्या किया कि 50 लाख रुपए दिए, 90 करोड़ का कहा भाई छोटे भाई मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो तो तुमको मुझे देनी पड़ेगी। तो बड़े बेटे ने 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के एवज में प्रॉपर्टी ली, और जो लोन का पैसा है वो उसके पिता ने दिया। और जैसे ही उसने अधिग्रहित कर लिया उस प्रॉपर्टी को, पिता ने कहा बड़े बेटे को, चल अब मैंने कर्ज माफ कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस को कर्ज माफ करना ही था तो वो सीधे एजेएल का कर देती ना। एजेएल पर जो उसका कर्ज था वो उसी को माफ कर देती। उसने एजेएल के यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण करने का इंतजार क्यों किया? और यही सवाल पूरे मामले को ईडी के दरवाजे पर लेकर पहुंच गया। साल 2012 में एजेएल के अधिग्रहण में यंग इंडिया कंपनी पर धांधली का आरोप लगाकर सांसद और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस ने 2000 करोड़ की संपत्ति वाले एजेएल को खरीद लिया। इन आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 2014 में इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई। जांच में ईडी की एंट्री हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी थी, तो इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए का निवेश किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जब बनी थी तो इसमें 5 लाख रुपए का निवेश किया गया था, लेकिन कुछ ही सालों में यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति 800 करोड़ रुपए की हो गई। ये संपत्ति बढ़ी कैसे? इसकी जांच ईडी कर रही है, और उसी दौरान जांच के मंगलवार को ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड की 90 करोड़ रुपए और एजेएल की 651 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया। जाहिर है एजेएल का मालिकाना हक भी यंग इंडिया लिमिटेड के पास ही है, तो कुल मिलाकर यंग इंडिया के 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अब जब्त हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मामला 2000 करोड़ की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जे का है तो फिर 2014 से लेकर अब तक यानी 9.5 सालों में केंद्र सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? जैसा कहा जा रहा था कि जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो फिर एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? इसका जवाब 26 जून 2014 को इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। 19 दिसंबर 2015 सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी हुए, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और अभी भी दोनों जमानत पर हैं। अब दूसरा सवाल उठाया कि कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से। आप पहले कपिल सिब्बल का वो सवाल सुनिए। अब थोड़ा बहुत कानून हम जानते हैं, और ये लोग तो ईडी और इनके महावकील तो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हमें ज़रा बता दें
कि कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि शेयर होल्डर कंपनी का एसेट्स का मालिक बन जाता है। इन सवालों के बीच में एक तथ्य यह भी है कि इस पूरे लेन देन के मामले में सोनिया गांधी से ईडी 3 दिनों में 12 घंटे जो पूछताछ कर चुकी थी। राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई। ये दोनों पूछताछ 1.5 साल पहले यानी जून और जुलाई 2022 में हुई थी और अब ईडी ने कल एक और एक्शन ले लिया। जाहिर है सियासत अपनी जगह है, लेकिन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के बीच का जो लेन देन है उसमें कई ऐसे पेच है जिस पर सियासत और सवाल नहीं थम रहे हैं।